नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा सुख अगर कुछ है तो वो है हमारा तनाव रहित और स्वस्थ शरीर, तनाव रहित जीवन। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। शायद इसलिए कहा गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। जी हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए 7 अप्रैल को पूरी विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे का उद्देश्य केवल और केवल यही है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना। आपको जानकर ये खुशी होगी कि इसी विषय पर आज विशेष जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ी हैं, डॉक्टर निवेदिता सिन्हा, जो कि सह प्राध्यापिका हैं पीएमसीएच पटना में। ये इनसे हम जानेंगे इसी विषय पे कि कैसे स्वास्थ्य को सही रखा जा सकता है, कैसे हमें स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूक रहना है, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए। आइए उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि ये 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ये एक बेहद अहम मुद्दा है। यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना बेहद ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, और ये इस दिवस की शुरुआत करने के पीछे क्या कारण रही होगी और क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, ये बेसिकली जो हमारा विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे जिसको बोलते हैं, वो हर साल मनाया जाता है। और ये बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका ये एस्टैब्लिशमेंट का ये दिन है, यानी इसका ये बर्थडे है, WHO का इस दिन। और इसीलिए हम लोग इस दिन को इस उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं कि हर साल किसी खास मुद्दे पर, हेल्थ रिलेटेड मुद्दे पर, खासकर जो उस समय के लिए कोई ज्वलंत वैसा टॉपिक हो या कोई हेल्थ रिलेटेड वैसा मुद्दा हो जिस पर कि बात करना, या सरकार का और हेल्थ में जितने लोग हैं रिलेटेड या जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका ध्यान आकर्षित करना। अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी समस्या है ऐसी जिसको कि हम लोग उनके अटेंशन में लाना चाहते हैं, तो उसी को हम लोग मुद्दा बनाकर वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन उसको ट्राई करते हैं एम्फसाइज करने का। उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ होता है। बिल्कुल। वैसे तो सिर्फ ये एक दिन का नहीं है, जो थीम होता है उस पे हम लोग का जो उद्देश्य रहता है वो यही रहता है कि सिर्फ ये एक दिन का मनाने का ये फंक्शन ना हो, बल्कि इस पे एक्टिविटीज़ होते जाएं और ये जब तक कि ख़त्म ना हो जाए तब तक ये एक्टिविटीज़ और इससे रिलेटेड जागरूकता फैलाना आदि का काम चलता रहे। तो इस साल जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ डे है वो WHO का 75th बर्थडे या वर्षगांठ है। तो इस साल हम लोग 75th वर्ल्ड हेल्थ डे आप बोल सकते हैं कि मना रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ये एक तो WHO का बर्थडे भी है, आज ही के दिन से शुरुआत की गई थी। उसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि कुछ ना कुछ हम लोग एक थीम रखते हैं। इस बार का क्या थीम रखा गया है? इस बार का जो थीम है वो हेल्थ फॉर ऑल है। हालांकि ये हेल्थ फॉर ऑल जो विषय है ये बहुत नया नहीं है। ये जो USSR में 1978 में एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें एक स्लोगन दिया गया था, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD, यानी 2000 ईस्वी तक हम लोग को हेल्थ फॉर ऑल अचीव करना था। हेल्थ फॉर ऑल उस समय जो हम लोग हेल्थ फॉर ऑल समझते थे वो अभी से थोड़ा सा अलग है। जब हमारा ये स्लोगन दिया गया था तो उसमें मेन फोकस लाया गया था प्राइमरी हेल्थ को, यानी जो प्राथमिक चिकित्सा को जी। और ये प्राथमिक चिकित्सा को जब हमारा हेल्थ फॉर ऑल अडॉप्ट किया गया था, उसके बाद इस फील्ड में बहुत काम हुआ है। उस समय का जो प्राइमरी हेल्थ था यानी प्राथमिक स्वास्थ्य था, और जो आज का हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य है वो अब काफ़ी एडवांस्ड है। हम लोग गांव में जितना पहले हेल्थ या उसके प्रोवाइडर्स जितना
काम करते थे उससे कहीं ज़्यादा अब लोग इसमें काम करते हैं। इवन हम लोग जो फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि जागरूकता भी फील्ड लेवल वर्कर्स के मदद से बहुत ज़्यादा बढ़ा है लोगों में, और इसीलिए स्वास्थ्य के प्रति वो लोग अब ज़्यादा जागरूक है। और आप बोल सकते हैं कि इसलिए हमारे लिए माने हेल्थ वर्कर्स और हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए लोगों का स्वास्थ्य का अपकीप या ध्यान रखना अब हम लोग के लिए थोड़ा आसान हो गया है। जी बिल्कुल। मैम आपने क्योंकि भी बताया कि एक तो जितने वर्कर्स हैं वो भी इसमें लगे हुए हैं, रहते ही हैं, और जो स्वास्थ्य है वो दरअसल एक बुनियादी अधिकार है। अगर देखें तो खास करके हमारे देश के हर जो नागरिक हैं उनके लिए, तो ये सरकार इसके लिए क्या कर रही है कि जिससे कि जितने भी हमारे जो देश के नागरिक हैं उन तक तमाम तरह की संपूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं मौजूद हो, उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, इस बार का जो हेल्थ फॉर ऑल, हम वहाँ जो आपको लास्ट प्रश्न का जवाब देते हुए बताए कि हेल्थ फॉर ऑल कोई नया कॉन्सेप्ट तो वैसे नहीं है, लेकिन इस बार जो एम्फेसिस है वो हेल्थ फॉर ऑल में WHO ने मेन 3 विषयों पर या 3 बिंदुओं पर उनका मेन फोकस है। पहला फोकस तो उनका अपना है कि क्योंकि उन्होंने उनका ये 75वां वर्षगांठ है, 75वां वर्षगांठ है, तो वो पिछले 7 दशकों में उनके द्वारा किए गए कार्य को वो एक तरह से वो शोकेस कर रहे हैं और रिमाइंड करना चाहते हैं कि WHO ने लास्ट 70 इयर्स में कितना कुछ अचीव किया और कितना कुछ हेल्प किया कि ताकि स्वास्थ्य सभी लोगों तक पहुँचे, यानी हेल्थ फॉर ऑल के लिए उन्होंने क्या क्या कदम बढ़ाए। जैसे वैक्सीनेशन के क्षेत्र में WHO का काफ़ी योगदान है। पैंडेमिक्स में हम लोग सब जानते हैं WHO का कंट्रीब्यूशन रहता है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ ऐसे कुछ बीमारियां हैं जो कि अब नए बच्चे लोग या नए लोग नहीं देखते हैं, जिसका कि इरेडिकेशन जो हुआ है वो WHO की मदद से हुआ है, जैसे स्मॉल पॉक्स है। शायद हम लोग होपफुल हैं कि कुछ दिनों में पोलियो और गिनी वर्म जैसे डिजीज़ेस भी इरेडिकेट हो जाएंगे। इन सब में WHO का बहुत बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा और भी बहुत सारा है, जैसे वॉर्स में, यानी जब 2 कंट्रीज़ या मोर उससे ज़्यादा भी देश अगर लड़ाई के दौरान जो एम्बुलेंस, इमरजेंसी केयर और बाकी जो उस समय एपिडेमिक्स होता है उसको फैलने से रोकने, ये सब में WHO का हेल्प रहा है। तो पहला तो उनका एजेंडा एक ये भी है और हम सब WHO को इसके लिए धन्यवाद भी देंगे। बिल्कुल। सेकंड हमारा जो इसमें जो एजेंडा है वो एक है कि कुछ साल पहले 2019 में इनका एक वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसको भी ये लोग रीएटरेट करना चाहते हैं या दोबारा से इस पर कितना काम हुआ, ये एक तरह से ये लोग देखना चाहते हैं। जब आप उनके पेज पे जाएंगे, WHO के पेज पे जाएंगे या साइट पे जाएंगे, तो उनका इस बार का हेल्थ फॉर ऑल स्लोगन देने का एक ये भी है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में कहाँ तक हम लोग आगे बढ़े। और तीसरा एक है कि जो हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य है या प्राइमरी हेल्थ केयर जो है, ऑल्दो ये बहुत साल से चलता आ रहा है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस को और समझना, ताकि जो हमारा रूट लेवल्स के लोग हैं, विलेज तक के जो लोग हैं, जो लोग हमारा मेजर पॉपुलेशन खासकर हम लोग जैसे कंट्री में जो बनाते हैं, उन तक स्वास्थ्य का प्रोविजंस कितना पहुंचा, ये इस पर एक डिस्कशन सब कंट्रीज़ में हो। ये भी प्राइमरी हेल्थ केयर पे डिस्कशन भी इनका इस बार का एक एजेंडा है। और वैसे देखा जाए तो इतने सारे हेल्थ सेंटर्स हैं, सब में से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स इस तरह से अलग है कि उसमें ना सिर्फ प्राइमरी हेल्थ केयर वाला जो हमारा था कि
promotive, curative, rehabilitative and preventive aspects को देखता है। उसके अलावा यहाँ पे एक बहुत जो अच्छा इनिशिएटिव है वो कैंसर पेशेंट्स के लिए पैलिएटिव केयर है। तो ये एक ही सेंटर में अगर आप विज़िट करिएगा कभी तो देखिएगा, एक ही सेंटर पे ना आपको माता और शिशु के लिए यहाँ पे फैसिलिटीज़ है, बल्कि जो संक्रमण से फैलने वाले रोग हैं उनके लिए, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं जो संक्रमण से नहीं फैलते हैं उनका और भी रीजंस है, उनके लिए, डेंटल एंड ओरल हेल्थ के लिए और कैंसर पेशेंट्स के लिए यहाँ पे बहुत सुविधा है। राइट फ्रॉम स्क्रीनिंग से लेके उनका डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सब सुविधा है। इसके अलावा जो हमारा ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में योगा का जो रोल आजकल सामने आ रहा है, तो उस योगा के रोल को भी देखते हुए यहाँ पे आप देखिएगा योगा फैसिलिटीज़ भी ये हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में उपलब्ध है। तो इस तरह से हेल्थ फॉर ऑल के रिस्पेक्ट पे हमारी गवर्नमेंट तो या हमारी सरकार तो काफ़ी कदम उठा चुकी है और अभी काम चल रहा है, तो काम आगे और होगा ही। बिल्कुल। ये जो अभी आपने बताया कि जो जैसे जो बीमारियां हैं, खास करके टीबी, कैंसर, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं करा पाएंगे, उनके लिए क्या कर रही है सरकार? देखिए, उनके लिए एक तो अगर हेल्थ फॉर ऑल के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो जो भी बीमारी है उसका जो हम लोग बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक एक्सपेंडिचर, यानी उतना खर्च आना जिसमें कि उसका जो खाना के अलावा जितना उसका टोटल घर का खर्च है उसका 40% से ज़्यादा खर्च हेल्थ या हेल्थ इश्यूज़ में ट्रीटमेंट में लगना, उसी को ख़त्म करने के लिए सरकार, वो चाहे कोई भी बीमारी हो, एक तो ये जो हमारा आयुष्मान भारत था उसमें ये मेन एम था ना। इसके अलावा पहले से भी आप जानते ही होंगे कि बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स हमारी गवर्नमेंट सरकार पहले से चला रही है। जैसे आप अगर टीबी का बोलिएगा तो टीबी का तो हमारा काफ़ी पुराना प्रोग्राम है। ऑल्दो मैंने ग्लोबल लेवल पे पहले टीबी का बहुत इम्पोर्टेंस नहीं था। आज से अगर 30 साल 40 साल पहले देखा जाए तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं था, क्योंकि ये ज़्यादा उन देशों में प्रेवलेंट है जो कि इकोनॉमिकली पुअर हैं, जहाँ ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये फैलता है उसी ढंग से। लेकिन जब से HIV आया तब उसका जो मेन मुद्दा है HIV का कि इम्यूनिटी को कम कर देता है। कोई भी रोग को, खासकर संक्रमण से फैलने वाले रोगों को अवरुद्ध करने का क्षमता जो कम हो जाता है, उसके बाद ग्लोबल लेवल पर टीबी का केसेस बहुत बढ़ा। तो इस तरह से हम लोग का WHO और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी बहुत सारे रेगुलेशंस आए, बहुत सारा रिकमेंडेशंस आया कि टीबी को किस तरह ट्रीट किया जाए। तो टीबी या अन्य बीमारी को जैसे जैसे हमारा अपना प्रोग्राम तो पहले से था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग का रिकमेंडेशंस आया तो उस हिसाब से हम लोग का भी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट चेंज हुआ है। तो हर तरह से गवर्नमेंट जो है एक तो इकोनॉमिकली हेल्प कर ही रही है, सिर्फ डायग्नोसिस में नहीं, उसका रिहैबिलिटेशन में भी। और इसके अलावा जो हेल्थ प्रोग्राम हमारे पहले से हैं जिसमें डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एकदम पहले से है, वो रिहैबिलिटेशन वाला जो कंपोनेंट है वो बहुत सारे बीमारियों में अभी नया आया है। बट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए ये जो ज़्यादातर बीमारी का आप नाम ले रहे हैं उसके लिए हमारे यहाँ हेल्थ प्रोग्राम्स इन प्लेस है। इसके क्रियान्वयन के लिए हम लोग या जो सरकार है वो सभी तरह की सुविधाएं राइट फ्रॉम सब सेंटर, जो हमारा लोएस्ट लेवल का सेंटर है, हेल्थ सेंटर है, वहाँ से लेकर जो टर्शरी केयर सेंटर्स है
वहाँ तक ये सुविधा हर लेवल पर सरकार मुहैया करा रही है जी। इसीलिए अभी जो है मेन जो ज़रूरत है वो जागरूकता का ज़्यादा जी। है एवरीथिंग इन प्लेस है, लेकिन उसके बारे में लोग कितना जानते हैं, उसका कितना यूटिलाइज करते हैं और फिर कितना उसको फॉलो करते हैं। मतलब जैसे दवा तो आपने मुहैया करा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट बहुत बार देखा गया है कि उसका इम्पोर्टेंस लोग नहीं समझते हैं कि क्यों हमको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। तो वो एक मुद्दा है। बाकी गवर्नमेंट अपने तरफ से हर तरह से कोशिश कर रही है, मतलब पैसे के द्वारा भी और बाकी हर तरीके से कि इन्हें जो भी आप डिजीज़ेस है, नॉन कम्युनिकेबल हो कम्युनिकेबल हो, सब के लिए हेल्थ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं और सब का क्रियान्वयन हो रहा है। बिल्कुल। तो आपने अभी सुना कि सरकार ने किस तरीके से, खास करके आयुष्मान भारत जो योजना है उसके तहत भी किस तरीके से लोगों को हर तरह के तमाम स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में हम जानना ये चाहेंगे कि क्योंकि जैसे कई बार होता है कि अब हम बात करते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर, तो जैसे कई बार जो आजकल का जो दौर है इसमें ज़्यादातर लोग किसी न किसी रोग समस्या से ग्रसित हो गए हैं। कोई भी छोटी मोटी मेडिसिन वगैरह या तो इमीडिएटली खुद से भी ले लेते हैं या फिर वैसे भी उन्हें लेना पड़ रहा है। कितना सही मानती हैं आप, खास करके जो एंटीबायोटिक जैसी दवाइयां हैं इनका सेवन कुछ ज़्यादा मात्रा में शुरुआत कर दी गई है, कितना अच्छा है ये, कितना सही है ये स्वास्थ्य के लिए? नहीं, ये बहुत सही तो नहीं है। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेस हैं जिसमें एंटीबायोटिक तो चलना ही है, उसमें बहुत सारा ऑल्टरनेटिव्स नहीं होता है तो उसमें एंटीबायोटिक देना ही है। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि किस डिज़ीज़ में क्या एंटीबायोटिक काम करे, कौन सा ऑर्गेनिज्म है उसके लिए कौन सा दिया जाए, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लोग जो खुद से लेने लगे हैं, जो इनडिस्क्रिमिनेट एंटीबायोटिक यूज़ होता है कि चलो 4 एंटीबायोटिक दे देते हैं, एक तो काम करेगा ही। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का बहुत लार्ज स्केल में यूज़ हुआ, तो ये सब से एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस बहुत डेवलप कर रहा है। अब एंटीबायोटिक का जो रेजिस्टेंस है उसका हानि ये है कि इसमें जो लोग हैं, जो लोग को पहले उसी ऑर्गेनिज्म से थोड़े एंटीबायोटिक से और जो जिसको बोलते हैं जो लेस पोटेंट एंटीबायोटिक से भी काम चलता था, अभी वो एक एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जब आप इनडिस्क्रिमिनेटली देते हैं ना तो ऑर्गेनिज्म भी अपना आप उसी तरह से मॉडिफाई कर लेता है अपने आप को कि वो कैसे रेजिस्ट करे। तो जहाँ पे जिसका ज़रूरत है वो एक तो डॉक्टर की सलाह से ही लें और डॉक्टर जितना दिन बोले उतना दिन ज़रूर ख़त्म करें, माने उसको लेना ज़रूरी है। अगर आप उतने दिन नहीं लेते हैं तो क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म पे स्टार्ट किया वर्क करना, ऑर्गेनिज्म में कुछ मॉडिफाई, पूरा मरा तो नहीं बट कुछ तो मरा, लेकिन जो जिंदा रह गया वो अपने आप को इस तरह मॉडिफाई कर लिया कि अब वो उससे रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा और नेक्स्ट टाइम जब भी वो इसी सेम पर्सन को भी जब सेम बीमारी होगा तो शायद ये एंटीबायोटिक काम ना करे। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो रेजिस्टेंट वैरायटी है, वो ना सिर्फ उसी इंडिविजुअल में रहेगा बल्कि क्योंकि वो तो संक्रमण वाला रोग है, तो जहाँ पे ऑर्गेनिज्म है वहाँ संक्रमण है, तो वो संक्रमण दूसरे में भी फैलेगा, वो ऑर्गेनिज्म दूसरे में भी जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस का एक तरह से फैलाव हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए भी 2011 में शायद ये भी एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड हेल्थ डे का एक थीम था कि यूज़ तो करना है लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह से। डॉक्टर्स को भी ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म या किस कीटाणु के अगेंस्ट कौन सा इफ़ेक्टिव है ये देखकर चलाएं।
इसका ही ये रिज़ल्ट है कि अभी देखिएगा कि बहुत सारे डिजीज़ेज़ में, खासकर जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या फिर न्यूमोनिया टाइप का डिज़ीज़ है, इवन मलेरिया में जो आर्टेमिसिनिन जो हम लोग बोलते थे कि इतना पोटेंट ड्रग है मलेरिया के अगेंस्ट, उसमें भी अब लोगों में रेजिस्टेंस आ रहा है। तो इसीलिए इस बारे में भी जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी था और इसीलिए वर्ल्ड हेल्थ डे का एक थीम ये था भी 2011 ये समय बहुत ज़्यादा, उस समय तो काफ़ी इम्पोर्टेंस हुआ, माइक्रोबायोलॉजी विभाग एट्सेट्रा विभाग में काफ़ी काम हुआ। इसमें सर्वेलेंस का बहुत ज़रूरत है कि किन डिजीज़ या किन ऑर्गेनिजम्स में ये हो रहा है रेजिस्टेंस, कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि अकेले देने से काम नहीं कर रहा है। और इसके लिए कॉम्बिनेशन ड्रग्स भी अब आया है, जैसे एमॉक्सिसिलिन के साथ देखिएगा क्लेवुलिनिक एसिड ऐड करते हैं, तो इसका एक पर्पस है रेजिस्टेंस को कम करना, क्योंकि नया ड्रग अब बहुत, खासकर एंटीबायोटिक अब बहुत नहीं बन रहा है, तो पुराना ड्रग्स को ही किसी तरह हम लोग उसका रेजिस्टेंस को अभी कम कर सकें, ये बहुत ज़रूरी है। तो अपने मन से तो नहीं लेने का है, डॉक्टर का सलाह से लेना है, प्लस डॉक्टर जितना दिन का प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं इतना दिन खाना है, उतना दिन कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपको मैम ने कि अब खुद से मेडिसिन नहीं लीजिए और जो डॉक्टर्स ने आपको रेकमेंड किए हैं बस उतने दिनों तक ही उस मेडिसिन का यूज़ करिए। जब बात हम करते हैं हेल्थ की, तो इसमें महिलाओं के प्रति, क्योंकि ख़ास करके जो शहर में महिलाएं हैं या फिर हम कहेंगे कि जो आजकल के वैसे भी हम पूरे समाज में देख रहे हैं कि महिलाएं वैसे हर चीज़ में जागरूक हो चुकी हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन फिर भी अभी कई ऐसे कस्बे हैं, छोटे कस्बे या फिर गांव है जहां अभी बहुत कुछ नहीं पहुंचा है अभी शायद, और महिलाएं या तो बहुत ज़्यादा वो बहुत रिलैक्स रहती हैं कि हाँ हम लोग को कुछ नहीं होगा ऐसे करके, तो ये जो सोच है ये अभी भी बहुत सारे गाँव की महिलाओं में ये इनबिल्ड है। उनको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा हमें प्रिकॉशन या बहुत कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उन्हें जागरूक रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति? देखिए, ये तो जागरूकता के लिए हर तरह से जितना भी प्रोग्राम्स है उसमें तो एक कंपोनेंट जागरूकता या अवेयरनेस का रहता ही रहता है। और स्त्रियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि उन पर ना सिर्फ परिवार बल्कि पूरा जनरेशन, एक जनरेशन डिपेंड करता है। और वैसे कहिए तो एक जनरेशन भी नहीं, 2-3 जनरेशन डिपेंडेंट रहते हैं परिवार में। तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ध्यान दें। आजकल जो हमारा है वूम टू टूम अप्रोच, मतलब राइट फ्रॉम जब वो बच्चा है तब से, या बच्चा है महिला हो या फीमेल हो या मेल हो, इससे नहीं, बट फीमेल को खासकर हम लोग को तवज्जो देना पड़ता है। तो वूम टू टूम अप्रोच है, माने एकदम एंड ऑफ लाइफ तक भी उनको अपना ध्यान देना होता है। देखिए, जब सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि पोषण में महिलाएं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकती हैं, तो उन्होंने ICDS नाम का स्कीम लाया और बहुत सारे स्कीम्स लाए, जिसमें गर्ल्स के लिए खासकर रिप्रोडक्टिव एज की जो गर्ल्स हैं उनको अलग से भी पोषण मुहैया करवाया जाता है, दिया जाता है। यहाँ तक कि वो उनके घर में भी लोग जो हमारी आंगनवाड़ी दीदी लोग हैं वो लोग जाती हैं और वो लोग उनको कैसे रहना है, क्या खाना है बताती हैं, प्लस खाना देती भी हैं। यहाँ से लेके फिर देखा गया कि जो हमारे खासकर गांव में जो लोग महिलाएं थीं वो गर्भवती होने से पहले और प्रसव के दौरान, उसके बाद भी अपना केयर नहीं ले पाती थी। तो उसके लिए हमारी सरकार ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि वो तैयारी जब हो रहा है प्रेगनेंसी का, यानी गर्भवती होने का, उस समय से लेकर गर्भवती जब महिला है उस समय के लिए भी पोषण का सुविधा है ICDS में। प्लस जो हमारा एक ये प्रॉब्लम था कि लोग प्रसव के लिए ज़्यादा घर में रहना चाहती हैं, उसके लिए भी सरकार ने शुरू में तो यही था कि घर में जहाँ तक हो सके तो हमारे ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट्स जो हैं वो उनको अटेंड करें।
फिर भी जब बहुत हम लोगों को इसमें सक्सेस नहीं मिला, तो अभी आप जानते होंगे कुछ सालों से जननी सुरक्षा योजना करके एक हमारा प्रोग्राम आया है। इसमें जो स्त्रियां हैं उनको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट किया जाता है। इससे क्या होता है कि जो सडनली कोई लेबर जैसे प्रसव स्टार्ट हुआ तो शुरू का 1-2 स्टेज ठीक है, सडनली कुछ दिक्कत हुआ और उसमें इतना ब्लीडिंग होने लगता है कि आपको उस समय नहीं मिलता है कि आप उसको किसी स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाएं। तो गवर्नमेंट का इसलिए था कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को ही प्रमोट करो, घर में डिलीवरी हो इसको बहुत अब प्रमोट ना किया जाए। इसके लिए जननी सुरक्षा योजना भी लाया गया है और इसमें महिलाओं को कुछ आर्थिक रूप से भी कुछ सुविधा मतलब मिलता है। जी बिल्कुल। अगर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है तो उनको कुछ कैश मिलता है और उनके साथ जो आशा एसोसिएटेड है उनको भी कैश मिलता है। जी, तो आपने सुना अभी मैम को कि कितनी जो महिलाएं हैं उनको भी उनके लिए भी सरकार ने क्या कुछ व्यवस्था कर रखा है। ये सारी तमाम जानकारियां केवल और केवल इसलिए दी जा रही थी ताकि जो स्वास्थ्य के प्रति हमें जागरूकता रहने की ज़रूरत है, इसकी महत्वता को आप समझें। मैम, क्योंकि वक्त हो चला है और हमें दर्शकों से विदा लेना होगा, तो ये जो आपने हमारे दर्शकों को जानकारी दी है खास करके विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आप अपना कीमती वक्त दी। थैंक यू। जी, तो देखिए, अगर हम बात करते हैं अपने हेल्थ की, अपने स्वास्थ्य की, तो आज जो आधुनिक है, खास करके मेडिकल साइंस बहुत डेवलप कर चुका है, बावजूद इसके हम आज के इस दौर में हम जी रहे हैं जहां पहले लोग स्वस्थ हुआ करते थे, आज बहुत ज़्यादा हर कोई किसी न किसी समस्या से ग्रसित है। इसके पीछे हम ये अच्छे से समझते हैं, ये भली भांति हमें नज़र आता है कि हमारा जो खुद का लाइफ स्टाइल है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे खुद के स्वास्थ्य पे। तो लाइफ स्टाइल को बदलिए, खास करके जो लोगों को सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही सुरक्षा सुविधा, बाकी तमाम जो सुविधाएं हैं उनको अगर लेने की ज़रूरत है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और वहां जाकर ये तमाम सुरक्षा सुविधा पाएं। इसी के साथ आज के इस अंक में हमें दीजिए इजाज़त और जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है इसको अपने स्वास्थ्य के साथ मनाइए। इसी के साथ नमस्कार।